हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए क्लास 9 साइंस का जो फिजिक्स का चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके सभी के सभी फॉर्मूला। और यहां पर हम सभी फॉर्मूलाज को लर्न कर लेंगे। उसके अलावा हम इन फॉर्मूलाज में होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे और उसके अलावा SI यूनिट्स को भी देख लेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला लर्न होने चाहिए, तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन का जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो फोर्स का फॉर्मूला है। और ये फोर्स का फॉर्मूला लिंक होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। यानी कि कहने का मतलब ये कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें समझना है सबसे पहले। देखिए, ग्रेविटेशन क्या है? गुरुत्व आकर्षण, यानी कि चीज़ें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं जिनके पास मास होता है। ठीक है, क्या जिन चीज़ों के पास मास होता है वो चीज़ें आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, वही ये लॉ हमें बताता है और इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हम फोर्स निकाल रहे होते हैं कि दो मासेस के बीच में उन कितना ज़्यादा वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि जिस फोर्स से मैं इसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ वही फोर्स से ये भी मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि उन दोनों के बीच के होने वाले फोर्स को हम निकालते हैं किससे? इस फॉर्मूला से। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये प्लैनेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े मासेस के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो ये जी है इसका वैल्यू बहुत कम होता है, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस फॉर्मूला को देखते हैं। F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर m1 मास ऑफ वन प्लैनेट है या फिर मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एंड m2 है यहाँ पर मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। और इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है डिस्टेंस के स्क्वायर से। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लैनेट m1 वाला है, यहाँ पर कोई प्लैनेट जो है m2 वाला है, ठीक है, और ये इनके बीच का बच्चों डिस्टेंस है ये वाला, इसको बोल दिया r। तो हुआ क्या, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को किससे निकाला गया है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से निकाला गया है। या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें फोर्स बताता है इन दोनों मासेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरी बात समझ आई? सिंपल है। अब यहाँ पर क्या करा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है m2 को, m2 जो है ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या करा जाता है, फोर्स कैसे निकलती है? इन दोनों के मासेस का मल्टीप्लाई और जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू मैसेज, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, और इट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, और इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। क्योंकि यहाँ पर R स्क्वायर क्या है? एक्चुअली में डिस्टेंस है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स उतना कम होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। यही तो होता है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मास होगा फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले हैं और ये R स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला है। इस जो ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, इसको रिमूव करने के लिए एक यूनिवर्सल कांस्टेंट हमें लेना होगा यहाँ पर, और वो हमने यहाँ पर कैपिटल G लिया है। कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है? 0.6.022 इंटू 10⁻⁻11, ये इसकी वैल्यू होती है कैपिटल G की। अब आपसे ना यहाँ पर ना फोर्स का ना ऐसा यूनिट पूछ सकता है कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है यहाँ पर। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है बच्चों? न्यूटन होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, कई बार यहाँ पर कैपिटल G का ऐसा यूनिट पूछता है। किसका पूछता है बच्चे? कैपिटल G का। अब कैपिटल G का ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अलजेब्रा लगाएंगे। हम कैपिटल G को यहीं रहने देंगे और जो ये वाले फैक्टर्स हैं इनको यहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कैपिटल G लिखना चाहूँ, कैपिटल G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? कैपिटल G हो जाएगा यहाँ पर R स्क्वायर इंटू एफ अपॉन में, ये नीचे चले जाएंगे ना मासेस, m1 m2। अब देखिए कैपिटल G का हमें ऐसा यूनिट निकालना है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कैपिटल G यहाँ लिख दिया। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। कैपिटल N से डिनोट होता है। R यहाँ पे क्या है बच्चों? है तो वो डिस्टेंस ही ना, तो क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मास का क्या होता है ऐसा यूनिट? किलोग्राम होता है ना, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो क्या हो गया? किलोग्राम स्क्वायर। क्या हो गया? किलोग्राम स्क्वायर। अब इसको और फर्दर लिखना चाहें तो कैपिटल G इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? मतलब इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम पर स्क्वायर।
तो ये इसका एसआई यूनिट आ जाएगा। इस तरीके से भी हम एसआई यूनिट निकालते हैं यूनिट्स के साथ खेल कर। आई बात समझ में। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए स्मॉल जी, यानी कि देखिए एक होता है कैपिटल जी, ये होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। एक होता है जी, ये एक स्पेसिफिक प्लेनेट का होता है, हर प्लेनेट का अलग अलग होता है। ग्रेविटी जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, ये क्या है बच्चों, ग्रेविटी। ग्रेविटी ये किसकी वजह से आती है, ये सिर्फ एक ही मास की वजह से आती है। एक ही मास चाहिए हमें ग्रेविटी निकालने के लिए। मान लीजिए हम अर्थ की ग्रेविटी निकालना चाहते हैं, तो अर्थ की ग्रेविटी कैसे निकलेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल जी को अर्थ के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे रेडियस से, अर्थ की रेडियस के स्क्वायर से, अर्थ की रेडियस के स्क्वायर से। तो देखिए अगर हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ की बच्चों, तो यहाँ पर देखिए अर्थ का हमें ग्रेविटी निकालना है, जिसकी वैल्यू हमें पता है कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, यही आती है ना अर्थ की ग्रेविटी 9.8। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, कैपिटल जी को मल्टीप्लाई करते हैं अर्थ के मास से, उसको डिवाइड कर दिया जाता है उस प्लैनेट के रेडियस के स्क्वायर से। अगर यहाँ पर देखिए आपको निकालनी है ग्रेविटी सैटर्न की या फिर मून की, तो आपको कुछ नहीं करना, कैपिटल जी तो हर जगह सेम रहेगा क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ये हमेशा सेम रहेगा। चेंज क्या होगा, मास चेंज होगा, ठीक है। जैसे सैटर्न का आपको निकालना, उसका मास पुट कीजिए, उसकी रेडियस का स्क्वायर पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको उसकी ग्रेविटी मिल जाएगी उस पर्टिकुलर प्लैनेट की। अर्थ के केस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और ग्रेविटी जो होता है इसे एक्सेलरेशन के टर्म में बोला जाता है, ये एक्सेलरेशन के बराबर ही होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या होता है ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों सेम होते हैं। अब एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि फोर्स हमने पढ़ा था बचपन में नहीं, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, यही होता है एम ए होता है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हमें क्या देता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पर हम ग्रेविटी के साथ बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटी भी एक तरह का एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ज़मीन पे गिराते हैं तो उसकी धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती है, यानी कि वो बॉडी एक्सेलरेट होकर ज़मीन पे गिरती है। तो हम कहेंगे वहाँ पर उस बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पर लगता है। तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो कैसे निकालेंगे, मास से, कि उस ऑब्जेक्ट का कितना मास है और उस प्लैनेट की ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ये मार्कर है, इसका वजन मान लीजिए 100 ग्राम है, या फिर इसका वजन मान लीजिए 1 किलोग्राम है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ 1 किलोग्राम मार्कर, इसका मास जो है वो 1 किलोग्राम मान लीजिए, है ना, हाइपोथेटिकली। और जी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9.8, ठीक है। अब मैं इसको ना नीचे गिरा रहा हूँ, नीचे, तो ये कितना फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेगा वो हमें निकालना है, या फिर इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो हमें निकालना है। तो सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 9.8, है ना, तो ओवरऑल आ जाएगा 9.8 न्यूटन। तो 9.8 न्यूटन का फोर्स लगा है इसके ऊपर। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं, किसकी वजह से लगाया फोर्स, ग्रेविटी की वजह से लगा है, इतना ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगा है। देखिए ग्रेविटी अलग अलग हो गई, अर्थ के ऊपर ग्रेविटी अलग हो गई, मून के ऊपर अलग हो गई। मून के ऊपर कितनी होती है, 1/, में शायद 1/6, मतलब जितना अर्थ है उसका 6 गुना कम होता है मून पर ग्रेविटी, है ना। तो नाउ अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हमें मोशन ऑफ इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। सॉरी मैं थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें निकालनी है। वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी हमने पढ़ा था, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। वी इज इक्वल टू क्या होता था बचपन में, वी इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। मैंने आपको बताया कि ए को हमें रिप्लेस करना है किससे, स्मॉल जी से, क्योंकि एक्सेलरेशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम चीज़ें मानी जाएंगी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी जिस चीज़ के ऊपर ग्रेविटी लग रही है वो न्यूटन की तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो करेंगी। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर हमें ए को किससे रिप्लेस करना बच्चों, जी से करना है। तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू प्लस में जी टी। एस इज इक्वल टू क्या होता था, एस इज इक्वल टू याद करिए, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जिस बच्चे ने ए बोला उसको लगेगा चाटा। अब यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। वी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है, एस यहाँ पर डिस्टेंस है, यू यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, टी यहाँ पर टाइम पीरियड है, ठीक है। और कुछ रहता है यहाँ पे, और कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो ये बेसिक मैं आपको बताना चाहता था ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री फॉल के अंदर या फिर इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये वाली इक्वेशन वैलिड होती हैं, ये याद रखना है। फ्री फॉल क्या होता है, कभी कभी टीचर पूछ लेता है। फ्री फॉल का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी,
ठीक है, सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। मान लीजिए मैं इस मार्कर को ज़मीन पे गिराता हूँ, देखिए आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जैसे मान लीजिए मैं रुमाल है, ये रुमाल नहीं, ये डस्टर है मेरा फिलहाल, तो ये और ये अगर मैं दोनों को गिराऊं तो ये थोड़ा ना गिरेगा, जैसे तो बहुत धीरे धीरे गिरेगा, लेकिन ये सीधा पाथ ट्रैवल करेगा, कौन, मार्कर, क्योंकि इसके पास वजन थोड़ा ज़्यादा है, आप ऐसे मान सकते हैं। अब वजन का फ़ायदा इसके पास ये है कि जब फ्री फॉल होगा ना तो ये सीधे ज़मीन पे गिरेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो अदर फोर्सेस लग रही हैं, जैसे एटमॉस्फेयर के जो, मतलब हमारे पास एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन लगता है, फ्लूइड फ्रिक्शन, वो इसके ऊपर नहीं लगेगा, तो ये आराम से गिरेगा। हालांकि दोनों के दोनों बराबर टाइमिंग पर गिरने चाहिए अंडर द फ्री फॉल। तो फ्री फॉल में क्या होता है, चाहे ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो, अगर वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है तो जो उनका टाइम होगा ज़मीन को टकराने के लिए वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। ये चीज़ आप इस वीडियो को देखकर भी समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गए होंगे, आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट फॉर्मूला वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।